हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्पेशल गुरुजी में। मैं सुशील शर्मा और जब का स्वागत करता हूं आज की इस स्पेशल एजुकेशन की वीडियो में। इस वीडियो में आज आपसे चर्चा करने वाला हूं मैं स्पेशल एजुकेशन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 के बारे में इसमें चर्चा करने वाला हूं। यह टॉपिक चाहे आपकी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हो डीएड, चाहे आपकी बीएड हो और चाहे एमएड स्पेशल हो, उनमें सभी में काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995, तो उसके बारे में हम इसमें पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं इस वीडियो में। और समान अवसर अधिकारों का संरक्षण, पूर्ण भागीदारी, पूर्ण सहभागिता का भी पूरा इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो यहाँ नीचे से सब्सक्राइब नाम के रेड आइकन के बटन पर क्लिक करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम ऐसा तरह रोजाना आपके लिए स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी छोटी अपडेट और आपके लिए पढ़ने के लिए मटेरियल हम समय समय पर उपलब्ध करवाते रहते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट की पूरी ए टू जेड आपकी जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं पाठ को कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट क्या होती है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी से प्राप्त करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप यह देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इसका जो पूरा नाम है दोस्तों वो है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995 यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी भी इसे कहते हैं कि समान अवसर अधिकारों का संरक्षण, पूर्ण भागीदारी भी इसे कहते हैं। तो इसमें टोटल अध्याय कितने हैं? तो कुल अध्याय हैं दोस्तों इसमें 14 इसमें टोटल अध्याय हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। और साथ ही जो इसमें कुल अनुच्छेद हैं तो वो है आपके इसमें 74 इसमें आपके अनुच्छेद हैं टोटल। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट का पूरा नाम दोस्तों आपको पता चल गया है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी। और दोस्तों इसमें कुल अध्याय 14 हैं, कुल अनुच्छेद इसमें कितने हैं? तो 74 इसमें अनुच्छेद हैं। अब देख सकते हैं अगली कि जो विकलांगजन जो अधिनियम है, यानी जो आपका जो अधिनियम है ये दिव्यांगजन अधिनियम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। आपका जो ये विकलांगजन अधिनियम है, दिव्यांगजन अधिनियम है, वो कहाँ से मान्यता प्राप्त दोस्तों? तो वो आपका सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो कि निःशक्त जन है, दिव्यांगजन है, विकलांगजन है, उनके अधिकारों पर और सुविधाओं पर ध्यान देता है। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विकलांगजन जो अधिनियम है आपका वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो कि निःशक्त जन जो है अपने दिव्यांगजन उनके अधिकारों और उनकी सुविधाओं पर ध्यान देता है। यह ध्यान रखता है कि कोई उनके अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है, कोई उनको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो आपका पॉइंट है दोस्तों कि व्यक्ति जो है विकलांग व्यक्ति, उसका विकलांगता प्रमाण पत्र किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। यानी जब भी उसको अप्रूव करेंगे विकलांगता प्रमाण पत्र को, जब कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, मेडिकल अथॉरिटी है, उसके द्वारा, कोई मेडिकल असिस्टेंट के द्वारा वह प्रमाणित होना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। और कितने प्रतिशत विकलांगता का होना चाहिए दोस्तों? 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट अगर उसके पास है तो ही वह विकलांग माना जाएगा व्यक्ति। ऑफिशियल विकलांग कब माना जाएगा? जब व्यक्ति का विकलांगता प्रमाण पत्र 40% विकलांगता का किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही, मेडिकल अथॉरिटी द्वारा ही प्रमाणित होना चाहिए। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी जो एक्ट था 1995, उसके बाद आरपीडब्ल्यूडी भी एक्ट आ चुका, लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शुरू से नियम से। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अनुसार विकलांगता को कितने प्रकारों में बांटा गया दोस्तों? तो वो है 7 प्रकारों में आपके बांटा गया है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो 7 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों। पहला है आपका श्रवण भद्रता या हियरिंग एम्पेयरमेंट, श्रवण बाधिता। अगले जो आपका नेक्स्ट इसका विकलांगता है दोस्तों वो है दृष्टि दोष या विजुअल एम्पेयरमेंट। अगला जो दोस्तों आपका विकलांगता है अल्प दृष्टि दोष या इंग्लिश में बोलें तो लो विजन। अगली जो दोस्तों आपकी विकलांगता है दोस्तों वो है चौथी मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन। और अगली है आपकी मानसिक बीमारी, मेंटल इलनेस, कुष्ठ रोग निवारक व्यक्ति तो लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन। और जो आपकी 7वीं और अंतिम विशेषता थी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अनुसार, तो दोस्तों वो थी आपकी गामक अक्षमता या लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो ये थी आपकी 7 विकलांगता पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अनुसार। तो हम शॉर्ट में इनकी थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं कि जो आपकी श्रवण भद्रता होती है, श्रवण आपकी भद्रता होती है, श्रवण भद्रता होती है, तो वो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अनुसार यदि जो कोई बालक है, तो श्रवण भद्रता की हम बात कर रहे हैं कि श्रवण भद्रता पीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार यदि कोई बालक या व्यक्ति की सुनने की क्षमता 40 डीबी, तो डीबी क्या इकाई होती है? डेसिबल होती है। सुनने की ध्वनि को हम डेसीबल में ही मापते हैं।
तो जो आपकी श्रवण बधिरता है, यदि सुनने की क्षमता है किसी बालक या व्यक्ति की वह 40 डीबी या उससे अधिक है, तो उस बालक या व्यक्ति को श्रवण बाधित माना जाएगा। श्रवण बाधित माना कब माना जाएगा? जब व्यक्ति या बालक की सुनने की क्षमता 40 डीबी से अधिक है, कम नहीं होती, तो उसे श्रवण बाधित माना जाएगा। और श्रवण दोष के कारण ही सुनने की इंद्रियों का विकास भी नहीं हो पाता है। जब व्यक्ति सुन नहीं पाएगा बिल्कुल भी, तो उसकी जो है इंद्रिय है उनका विकास नहीं हो पाएगा, जिसके फलस्वरूप बालक या जो व्यक्ति जो सुन नहीं पा रहा था उसमें बोलने का भी दोष हो जाएगा। यानी व्यक्ति कोई सुन नहीं पाएगा तो साथ ही उसमें बोलने का भी दोष हो जाएगा, ना वह बोल पाएगा और ना वह सुन पाएगा। तो हमारे बोलने की प्रक्रिया के लिए किसका आवश्यक होना चाहिए? सुनने का। सुनना और बोलना एक दूसरे के पूरक है, यदि बोलेगा तो सुनेगा और सुनेगा तो बोलेगा। तो इसलिए बोलने के लिए सुनने की प्रक्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट सुचारू रूप से सक्रिय होना चाहिए। इसलिए जो श्रवण दोष के जो बालक हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं? मूक बधिर। इसीलिए हम बच्चों को मूक बधिर बच्चा भी कहते हैं। और ये जो सुनने संबंधी जो समस्या होती है इसे क्या कहते हैं? श्रवण दोष कहते हैं। और जो ये श्रवण बधिरता जो होती है अपनी, इसकी जो समस्या है वो कान के 3 भाग होते हैं, आउटर, मिडल, इनर। बाह्य, मध्य और अंतःकरण। इनमें तीनों में किसी भी खराबी के कारण हो सकती है, चाहे वो संक्रमण के कारण हो और चाहे किसी एक्सीडेंटल दुर्घटना के कारण हो। तो ये थी आपकी श्रवण बधिरता के इम्पोर्टेंट लाइंस कुछ। अब हम बात करते हैं आपकी जो नेक्स्ट विशेषता है दृष्टि दोष या आपकी विजुअल एम्पेयरमेंट। तो इसके बारे में शॉर्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो दृष्टि बाधिता का अर्थ है कि देखने संबंधी समस्या। यदि कोई व्यक्ति या बालक में कोई देखने संबंधी समस्या है तो वह कैसी समस्या होगी? दृष्टि दोष समस्या हो जाएगी। इस समस्या में व्यक्ति को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। यानी अगर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है तो वो आपकी आने वाली है अल्पदृष्टि दोष में। लेकिन यदि व्यक्ति को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है तो वो आपकी आएगी विजुअल एम्पेयरमेंट, दृष्टि दोष में आने वाली है। बिल्कुल दिखाई नहीं देगा तो वो होगी आपकी विजुअल एम्पेयरमेंट, दृष्टि दोष। और जो है इस समस्या के व्यक्ति या बच्चे सुनकर अपना विकास करते हैं। वो बच्चे बिल्कुल देख नहीं पाएंगे तो उनमें दूसरी इंद्री जो है सुनने और जो बोलने की जो इंद्री है उनका विकास हो जाएगा। साथ ही जो आपके विजुअल एम्पेयरमेंट से जो ग्रस्त जो बालक है, प्रभावित जो व्यक्ति हैं, उनको ब्रेल भाषा सिखाई जाती है। ब्रेल लिपि उनको क्या सिखाई जाती है? उनको ब्रेल लिपि सिखाई जाती है, BRAIL आपकी ब्रेल लिपि सिखाई जाती है उनको। इसी से वो अपना विकास करते हैं। और दृष्टि अक्षम व्यक्ति या बच्चे किसी भी वस्तु को देखने में असमर्थ होते हैं। तो ये थे आपके दृष्टि दोष के कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स शॉर्ट में। अब आपकी जो नेक्स्ट दिव्यांगता दोस्तों वो है आपकी लो विजन, अल्पदृष्टि दोष। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि ऐसे व्यक्ति या बच्चे जिन्हें दिखाई तो देता है लेकिन परंतु कम दिखाई देता, सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम दिखाई देता है, तो वो किसके शिकार होते हैं? अल्पदृष्टि दोष, लो विजन के शिकार होते हैं। इन बच्चों के लिए ब्रेल भाषा मददगार नहीं होती। यानी इनको पूर्णतः दिखाई तो देता है, कम कम दिखाई देता है। यानी पूर्णतः भी दिखाई इनको नहीं देता, कम कम दिखाई देता है। यानी इनके लिए ब्रेल भाषा मददगार नहीं होती, बल्कि इनकी आवश्यकता के अनुरूप उचित सहायक सामग्री या उचित सहायक उपकरण प्रदान करके लगभग सामान्य बच्चों के जैसा इनको बनाया जाता है। यानी इनके लिए ब्रेल भाषा काम नहीं करती, इनके लिए कुछ उपकरण यंत्र की आवश्यक, तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके इनको कहीं दिखाई देता है। यानी सामान्य बच्चों के जैसा इनको बनाया जाता है। यानी जैसे एक 5 वर्ष का बालक है, वो कक्षा में बैठ करके ब्लैक बोर्ड पर अच्छी तरह से लिखे हुए शब्दों को स्पष्ट पढ़ने में असमर्थ होता है, तो उस बच्चे की जाँच करवा करके चश्मा उपलब्ध करवाकर उसकी मदद की जा सकती है। यानी कोई 5 वर्ष का बच्चा है, वो ब्लैक बोर्ड पर अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो उसके लिए क्या उपकरण के काम में लिए जाते हैं? तो उसके लिए ग्लासेस, चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो ये आपके अल्पदृष्टि दोष के उदाहरण हैं। तो अब आपकी जो नेक्स्ट विकलांगता है मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन, तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं अब कि ऐसे बच्चे या व्यक्ति जो सुनने और देखने में तो सक्षम होते हैं, यानी जो व्यक्ति सुन पाएगा और बोल पाएगा में तो सक्षम होते हैं, परंतु मानसिक रूप से कमज़ोर या पिछड़े होते हैं। यानी मेंटल रूप से वो पिछड़े होते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता। इस तरह के जो बच्चे हैं वो दूसरे बच्चों की कही हुई बातों पर ध्यान नहीं देते, दूसरों को कही हुई बातों पर ध्यान नहीं देते, वो अपनी ही स्वयं की इच्छा से कार्य करते हैं, अपने ही कार्य में लगे रहते हैं बस वो। तो ये आपके मानसिक मंदता का लक्षण है। साथ ही ऐसे बच्चों की पढ़ाई बहुत लाभकारी नहीं होती है, इसलिए इस प्रकार के बालकों को शुरुआत से ही पढ़ाई का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, केवल उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता ताकि वो बालक आगे चल के अपना जीवन यापन कर सकें। और इस प्रकार के बच्चों का पुनर्वास व्यावसायिक प्रशिक्षण से ही संभव हो पाता है। तो ये थे आपके मानसिक मंदता वाले बच्चों के लक्षण। अगली जो आपकी है नेक्स्ट मानसिक बीमारी, मेंटल इलनेस, तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं अब कि ये क्या होती है। तो मानसिक बीमारी का अर्थ है कि तनावग्रस्त होना। यानी कोई व्यक्ति है या बालक है वो लंबे समय से टेंशन में है, तनाव में है, तो वो क्या हो सकती है उसको? तो हो सकती है उसको मेंटल इलनेस हो सकती है, मानसिक बीमारी इसको हो सकती है। साथ ही
तनाव उत्पन्न होने के फलस्वरूप हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, एक तरह से पागल टाइप की स्थिति उसकी हो जाती है, जिससे हमारी समझने की क्षमता का नुकसान होने लगता है और हम मानसिक बीमारी के पेशेंट हो जाते हैं। तो ये आपका था पीडब्ल्यूडी एक्ट का 5वीं दिव्यांगता मानसिक बीमारी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चर्चाएँ। अब बात करते हैं अपन जो 6वीं विशेषता है इसकी, विकलांगता है कुष्ठ रोग निवारित व्यक्ति यानी लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, जो पहले कुष्ठ रोग से निवारित हो चुके हैं। तो यह कुष्ठ रोग जो होता है बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है दोस्तों? यह है बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है कुष्ठ रोग। और कुष्ठ रोग होने के कारण मनुष्य की जो रेस्पिरेटरी प्रक्रिया होती है, श्वसन प्रक्रिया, उसको प्रभावित करने लगता है, जिसके फलस्वरूप हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। जब कोई बैक्टीरिया आपकी श्वसन प्रक्रिया को प्रभावित कर देगा तो आपकी जो है श्वसन की प्रक्रिया प्रभावित होगी, जिसके फलस्वरूप हम सांस नहीं ले पाएंगे, सांस लेने में कठिनाई होगी। इस प्रकार के व्यक्ति के शरीर है या जो आपका चेहरा है उस पर काले धब्बे पड़ने लगते हैं। कुष्ठ रोग बैक्टीरिया आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देगा, जिससे सांस लेने में कठिनाई होगी, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर है या चेहरे है उस पर काले धब्बे पड़ने लगते हैं, जो कि सामान्य त्वचा से अलग होते हैं। यानी जो आपकी त्वचा है उस पर काले धब्बे पड़ने लगते हैं, जिसके कारण बिल्कुल अलग तरह का आदमी दिखने लगता है। इस रोग से बचने के लिए हमें शीघ्र पहचान, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करवाना आवश्यक होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति अपने आप को क्या समझने लगता है? हीन समझने लगता है, अलग, बिल्कुल समाज से अलग समझने लगता है। तो ये थी आपका 6वीं विकलांगता दिव्यांगता, इसके बारे में कुछ चर्चा कर लिया अपन ने। अब जो आपकी अंतिम जो पीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार जो विकलांगता थी आपकी 7वीं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, गामक अक्षमता, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं कि जो गामक अक्षमता होती है, इस प्रकार की दिव्यांगता में बालक है या व्यक्ति है तो वो चलने फिरने में संबंधित समस्या उत्पन्न होती है, उसकी हड्डियों मांसपेशियों में संरचना में कुछ विकृति हो जाती है, तो उसके कारण उसमें गामक अक्षमता हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति चलने में असमर्थ है तो वह लोकोमोटर डिसेबिलिटी गामक अक्षमता का ही मरीज कहा जाता है। तो ये तो थी आपके पीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार आपकी 7 विकलांगता, इसके तो इनके बारे में अपन चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट जो इसका पीडब्ल्यूडी एक्ट का नेक्स्ट टॉपिक है कि दिव्यांगजन अधिनियम के अध्याय, चैप्टर ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। तो जो इसके जो अध्याय हैं दोस्तों वो है आपके 14 अध्याय हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अध्याय हैं। तो वो कितने हैं? 14 अध्याय हैं दोस्तों। कितने अध्याय हैं? 14 अध्याय हैं। तो अपन चर्चा करते हैं इसकी जो पहला अध्याय है दोस्तों वो है आपका प्रारंभिक अध्याय। तो इसके बारे में अब अपन चर्चा करते हैं कि कौन सा अध्याय है। तो जो आपका प्रारंभिक अध्याय है, तो इस अध्याय में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा और दिव्यांगताओं के प्रकारों के बारे में वर्णन किया गया है। यानी जो इसका ये पहला अध्याय है, प्रारंभिक अध्याय, तो इसमें कुछ ज़्यादा बातों पर चर्चा नहीं की है, केवल जो इसमें प्रयुक्त जो शब्द आते हैं और जो परिभाषा आती हैं आपकी पीडब्ल्यूडी एक्ट में, तो उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और साथ ही किसी व्यक्ति को दिव्यांग तब माना जाएगा जब उसके पास किसी सक्षम अधिकारी या मेडिकल अथॉरिटी द्वारा आपके 40% जो आपकी विकलांगता है उसका मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा अप्रूव होना चाहिए। तो इसका भी इसमें वर्णन किया गया है कि प्रारंभिक अध्याय में किसका वर्णन किया गया है कि उसमें तो जो प्रयुक्त जो उसके शब्द हैं जो इसमें काम में आते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट में, तो उनकी चर्चा की गई है। साथ ही आपके जो विकलांगता प्रमाण पत्र है किसी विकलांग व्यक्ति का, वो 40% से अधिक होना चाहिए, 40% दिव्यांगता का होना चाहिए, तब जाके उसे कहीं विकलांग या दिव्यांग माना जाएगा। तो ये इसके बारे इन सभी चीज़ों की चर्चा किसमें की गई है? आपके पहले अध्याय प्रारंभिक अध्याय में इसमें की गई है। अगली जो आपकी जो नेक्स्ट आपकी अध्याय है इसका कि केंद्रीय समन्वय समिति। तो अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जो केंद्रीय समन्वय समिति होती है आपकी, इस अध्याय का ये दूसरा आपका अध्याय है कि इस अध्याय के अंतर्गत कुल 39 सदस्य होते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? कुल 39 सदस्य होते हैं, जिनमें से आपके 2 टाइप के आपके सदस्य होते हैं। 24 सदस्य तो आपके गवर्नमेंट होते हैं, सरकारी सदस्य होते हैं, और जो आपके 15 सदस्य जो होते हैं वो सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। तो 39 में से आपके 24 सदस्य तो गवर्नमेंट होते हैं और जो 15 सदस्य होते हैं वो सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं और किसी दूसरे विभाग से सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इनका कार्य होता है केवल समिति का समन्वय बनाना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री जो हैं इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है केंद्रीय समन्वय समिति का? तो आपका सामाजिक न्याय और जो अधिकारिता विभाग है आपका, उसके मंत्री ही इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। आपका केंद्रीय समन्वय समिति का कार्य होता है कि जो इसका कार्य होता है वो है समिति का समन्वय बनाना केवल। तो केंद्रीय समन्वय समिति आपका इस दूसरे अध्याय में सभी का चर्चा किया गया केंद्रीय समन्वय समिति का। अगली जो आपका 3rd अध्याय है आपका ये राज्य समन्वय समिति। तो ये क्या काम करती है? तो राज्य समन्वय समिति में कुल 23 सदस्य होते हैं। इसमें तो आपके 39 सदस्य होते हैं, इसमें आपके 23 सदस्य होते हैं। अब आपके 23 में से आपके इसमें भी 2 टाइप के सदस्य होते हैं। तो
आपके 18 सदस्य तो सरकारी होते हैं, 5 सदस्य इसमें कैसे होते हैं, गैर सरकारी। 18 सदस्य आपके सरकारी प्लस के जो 5 सदस्य हैं वो आपके गैर सरकारी होते हैं। इस समिति द्वारा प्रत्येक माह बैठक आयोजित की जाती है, यानी प्रत्येक माह इसकी राज्य समन्वय समिति की बैठक आयोजित होती है, जिसमें दिव्यांगों के अधिकारों के बारे में चर्चा होती है। यानी राज्य समन्वय समिति में क्या होता है, इसका तीसरा अध्याय में चर्चा की गई है कि इसमें दिव्यांगों की चर्चा है, उनके अधिकार हैं, उनके राइट्स हैं, उनके बारे में चर्चा की जाती है राज्य समन्वय समिति में। अगली जो आपके चौथा अध्याय है दोस्तों, शीघ्र हस्तक्षेपन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन। तो ये आपका इंटरवेंशन, तो आपके इसमें चौथा अध्याय है। इस अध्याय के अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, सामान्य जनता के भी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। क्या चलाए जाते हैं, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, उनको जागरूक किया जाता है, जिससे दिव्यांगजनों को जागरूक बनाया जाता है। साथ ही इस अध्याय के माध्यम से आपके जो गांव शहर शहरों में शिविरों का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें दिव्यांगों संबंधित चर्चाएं और उपकरण उनको प्रदान किए जाते हैं। जैसे कोई श्रवणबधिर बालक है तो उसको हियरिंग एड उपलब्ध करवाई जाएंगी, और कोई लो विजन का बालक है तो उसको चश्मे ग्लासेज उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये आपके शीघ्र हस्तक्षेपन के अध्याय में आते हैं, अर्ली इंटरवेंशन में आपके आते हैं। अगला जो आपका इसका 5वां अध्याय है PWD एक्ट 1995 का, आपके शिक्षा एजुकेशन सेक्शन। तो यह क्या है आपका, इस अध्याय के अंतर्गत आपके दिव्यांग, आपके विकलांग जो बच्चे हैं, व्यक्ति हैं, उनकी शिक्षा के बारे में चर्चाएं की जाती हैं। इस अध्याय में आपके विकलांगों के आपके अध्याय के बारे में या शिक्षा के बारे में चर्चा की जाती है। और इस अध्याय में यह बताया गया है कि जो आपका 18 वर्ष तक के जो दिव्यांग बच्चे हैं, 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चे, तो उनको मुफ्त शिक्षा एवं निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती है। यानी उनको मुफ्त शिक्षा मिलने वाली है, मिलेगी, और निःशुल्क पुस्तकें उनको मिलेंगी, तो उपलब्ध करवाएंगी। तो ये आपके इस अध्याय में आते हैं, आपके शिक्षा अध्याय में। अगला जो दोस्तों आपका अध्याय है दोस्तों, वो है आपका रोजगार। अब इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि आपका जो रोजगार अध्याय में कौन कौन से आते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में आपके इस अध्याय के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं। जो आपकी ये अध्याय है, इसके अंतर्गत आपके जो विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनको रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, रोजगार के अवसर उनको कहीं काम पे लगवाएंगे। और इस अध्याय के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण भी लागू किया गया। यानी जो आपके PWD एक्ट में कितने प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है इनके लिए, तो 3% आरक्षण लागू किया। लेकिन जो अब RPWD एक्ट जो आपका नया बना है, तो उसमें आपके 4% आरक्षण करते हैं, लेकिन PWD के अनुसार आप 3% आरक्षण मान्य माना जाता है। रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं, साथ ही आपके दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण भी लागू किया जाता है। भारत सरकार द्वारा दिव्यांगों को जीविका अपनी उपार्जन करने के लिए रोजगार में विशेष आरक्षण भी इनको दिया जाता है। तो इस अध्याय में इन सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। अगला जो आपका नेक्स्ट जो इसका अध्याय है दोस्तों, वो है पॉजिटिव कार्य, आपके सकारात्मक कार्य। तो इस अध्याय के अंतर्गत दिव्यांगों के प्रति सकारात्मक सोच की भावना रखते हुए कार्य किए जाते हैं। यानी इसमें क्या किया जाता है कि दिव्यांग हैं, उनके प्रति कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखते हैं, केवल उनके प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए उनके मदद की जाती है, उनके कार्य किए जाते हैं। और इसी अध्याय के अंतर्गत दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उपकरण भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। सकारात्मक कार्य में ही उनको क्या उपलब्ध करवाएंगे, उनके लिए आवश्यक उपकरण, यंत्रीय उपकरण उपलब्ध करवाएंगे। भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को कुछ आर्थिक मदद भी दी जाती है, कुछ आर्थिक रुपये पैसे भी दिए जाते हैं, जिससे दिव्यांगजन अपने मकान या व्यवसाय के लिए या शिक्षा के लिए कुछ काम कर सकते हैं। तो ये इनमें आपके इन अध्याय में इन चीज़ का टॉपिक है, आपका इनका वर्णन किया गया है। साथ ही जो आपका नेक्स्ट अध्याय है दोस्तों, वह है आपकी भेदभावहीनता। तो उसमें क्या बताया गया, भेदभावहीनता में डिस्क्रिमिनेशन में किस अध्याय के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को परिवहन के क्षेत्र में विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, यानी भेदभाव से रहित उनको लाभ दिया जाता है कि उनको कोई भेदभाव नहीं करवाया जाएगा। केवल आपको जो उनकी परिवहन है तो उसमें भी आपको समान सुविधा प्रदान की जाती है, उनके लिए अलग से सीट रिजर्व की जाती हैं, तो उसमें आपका भेदभाव नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल आपकी भेदभावहीनता उनके साथ की जाती है। तो इस अध्याय में भेदभावहीनता का ही वर्णन किया गया है कि जैसे चौराहे पर जेब्रा क्रॉसिंग की व्यवस्था भी उनके लिए करवाई जाती है, चौराहों पर व्हील चेयर के लिए रास्ता की उपलब्ध करवाई जाती है, रास्ता। तो ये आपकी इस अध्याय में इसका आपका वर्णन है। अगला जो दोस्तों आपका वर्णन है अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास। तो ये जो है आपकी इस अध्याय के अंतर्गत दिव्यांगजनों को चिन्हित करके कारखानों और फैक्ट्री में उनके अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। जो आपकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास है, तो उसमें जो आपके दिव्यांगजन हैं उनको आप चिन्हित कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे, तो उनको करके आपके जो फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, उनमें आपके उनके अनुरूप कोई कैसा बालक है तो उसके अनुरूप ही उनको रोजगार, एम्प्लॉयमेंट उनको उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसमें इस चीज़ का वर्णन है ऐसा आपके इस अध्याय में। अगला जो दोस्तों आपका अध्याय है दोस्तों, वह है आपका गंभीर जनों के लिए संस्थाओं का संचालन। यानी जो दिव्यांगजन हैं आपके, उनके लिए दिव्यांगजनों के लिए जो संस्था कार्य करती हैं, उन सभी संस्थाओं को मान्यता देना इस अधिनियम या इस अध्याय के अंतर्गत आता है। यानी जो कॉलेज और जो
आपके संस्थाएं दिव्यांगजनों के क्षेत्र में कार्य करती हैं, रिहेबिलिटेशन के क्षेत्र में काम करती है, तो उनको मान्यता कौन देती है? यही देता है दिव्यांगजनों की संस्थाओं के संचालन में जो ये अध्याय है ये आपको मान्यता इसमें देता है। जैसे कोई कॉलेज है आपके विशिष्ट शिक्षा के लिए, तो वो इन कॉलेजों का संचालन करवाते हैं। आपका संस्थाओं का संचालन किस अध्याय में होता है? इसी अध्याय में आपका होता है। अगला दोस्तों आपका नेक्स्ट अध्याय है गंभीर दिव्यांगजनों के लिए संस्थाओं को मान्यता देना। तो यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके गंभीर दिव्यांगजन हैं उन संस्थाओं को मान्यता इसी अध्याय के अंतर्गत मिलती है। जो संस्थाएं 80% से अधिक विकलांगों के लिए कार्य करती है उनके ज़्यादातर आवासीय संस्थाएं रजिस्टर्ड होती है, यानी जो उनके लिए आवासीय संस्थाएं केवल रजिस्टर करवाई जाती हैं। 80% जो विकलांगता से ऊपर कार्य करती हैं। अगले जो दोस्तों नेक्स्ट आपका अध्याय है दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त निर्धारित करना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि दिव्यांगजनों के लिए आवंटित बजट के लेखा जोखा के लिए आयुक्त और मुख्य आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। यानी दिव्यांगजन है तो उनके लिए आवंटित जो बजट दिया जाएगा सरकार द्वारा, तो उसका लेखा जोखा कौन करेगा? आयुक्त और मुख्य आयुक्त करेगा। तो इन आयुक्तों की नियुक्ति पीडब्ल्यूडी के जो अध्याय है आपका, इस अध्याय के तहत ही आपकी इसकी नियुक्ति की जाती है मुख्य आयुक्त की, और मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त की नियुक्ति इसी अध्याय के आपके अंतर्गत की जाती है। अगला दोस्तों आपका सेकंड लास्ट इसका जो चैप्टर है वो दोस्तों वह है सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। तो समाज में सभी के लिए समान सुरक्षा प्रदान करना भारत सरकार द्वारा लागू की गई है। आपकी जो है तरीका आप भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है कि सभी को समान सुरक्षा दी जाए। तो दिव्यांगजन सामाजिक दृष्टि से समाज सुरक्षा को ध्यान में रख करके अपना कार्य संपादित करते हैं कि जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए समाज सुरक्षा को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है, करवाया जाता है। यदि कोई सामान्य व्यक्ति इनकी सुरक्षा में विघ्न डालता है तो दिव्यांगजन अधिनियम के इस अध्याय के तहत उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सकती है। यानी जो उनको पूरा अध्याय है, उनको पूरा हक है सामाजिक सुरक्षा का, तो यदि कोई उनके अधिकारों का हनन करता है तो इस अध्याय के तहत सामाजिक सुरक्षा के तहत उन पर कार्रवाई की जा सकती है, उन पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अगला दोस्तों उसका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इसका जो अध्याय है दोस्तों वह है आपका शिकायत निवारण। तो शिकायत निवारण के इस अध्याय के अंतर्गत शिकायतों का निवारण किया जाता है। दिव्यांगजनों की जो शिकायत है उनका निवारण किया जाता है। यदि किसी दिव्यांगजन को किसी प्रकार की समस्या है तो उसकी समस्या का समाधान पीडब्ल्यूडी 1995 के अध्याय के इस अंतर्गत किया जाता है। तो यानी ये है आपके 14 अध्याय। तो इस अध्याय में हमने आपको कौन कौन से अध्याय बता दिए, आपके चैप्टर कौन कौन से बताए हैं दोस्तों आप देख सकते हैं। प्रारंभिक केंद्रीय समन्वय समिति, राज्य समन्वय समिति, शीघ्र हस्तक्षेपण, शिक्षा, रोजगार, सकारात्मक कार्य। अगले हैं आपके भेदभावहीनता, अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास, दिव्यांगजनों के लिए संस्थाओं का संचालन, गंभीर दिव्यांगजनों के लिए संस्थाओं को मान्यता देना, दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त में आयुक्त निर्धारित करना, और आपके जो सेकंड लास्ट है आपका सामाजिक सुरक्षा, और अंतिम जो आपका अध्याय है दोस्तों वह है आपका शिकायत निवारण। तो यह थी हमारी वीडियो। इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ बता दी है, संपूर्ण इसका पूरा नाम बता दिया, इसकी संपूर्ण आपकी जो चीज़ है आपकी वो आपको बता दी मैंने। इसमें कुल अध्याय बता दिए, इसमें कुल अनुच्छेद इसमें बता दिए मैंने, और साथ ही आपकी जो कितनी विकलांगता में बांटा गया तो 7 विकलांगताओं में इसमें बांटा गया है। साथ ही जो आपके 14 अध्याय मैंने इसमें बता दिया आपके। और तो यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। हमारे जो ऐप भी है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो स्टडी विद सुशील नाम से हमारा ऐप भी पेज है, आप हमें वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और जो हमारा इंस्टा है द स्पेशल गुरुजी के नाम से है, तो आप वहाँ पर जाके हमें फॉलो कर लीजिए ताकि मैं आपका सीधे आपसे बात कर सकूँ। आप हमसे कोई सवाल करना चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं, और कहीं पे भी आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो द स्पेशल गुरुजी के नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कार्य नहीं करे तो आप टेलीग्राम पर द स्पेशल गुरुजी सर्च करके वहाँ से मैं ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर सभी वीडियो की लिंक सबसे पहले वहीं पोस्ट करता हूँ, वहीं शेयर करता हूँ। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो वहाँ हमसे चैट ग्रुप में बात भी कर सकते थे। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी छोटी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए।